आदाब, नमस्कार नाजरीन। खैर मकदम में आपका प्रोग्राम अपना मुल्क अपना आइन के इस नए शुमारे में मैं हूं मुस्तहसन रिजवी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ क़वानीन, मुख्तलिफ़ आइन के हवाले से बात करते हैं, उनके अहम पहलुओं पर तबसरा करते हैं। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपके लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो मालूमात आप तक पहुँचाते हैं, जिससे हमारे बहुत से नाजरीन मुस्तफ़ीज़ भी हुए हैं, जिससे उन्होंने फ़ायदा भी उठाया है। आज जिस अहम मुद्दे पर हम बात करेंगे, देखने में तो वो बहुत आम फहम सा लगता है, मगर ये सीधा हमारी ज़िंदगी से जुड़ा है, हमारी सेहत से जुड़ा है, हमारे मुस्तक़बिल से जुड़ा है। आज हम बात करेंगे ख़ुराक की हिफाजत, ख़ुराक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, और मिलावट का जो नासूर है उस पर भी बात करेंगे, और ख़ुराक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो क़वानीन हुकूमत ने बनाए हैं, असल मुद्दा वही होगा और उसी के इर्द गिर्द हमारी बातचीत होगी। दो ख़ास मेहमान जो इस शो में हमने मदऊ किए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनसे आपका तारुफ़ कराते हैं। नेहा गुप्ता जी हैं, डॉक्टर नेहा गुप्ता। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और कानून की बहुत बड़ी जानकार हैं। और हमारे साथ है आनंद अवस्थी जी, आप एडवोकेट हैं, कानून के बड़े जानकार हैं। ये दो मेहमान आज हमारे साथ बातचीत करेंगे इस मौजू पर। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम की शुरुआत इस बात को हम जानना चाहेंगे कि ये जो नया कानून आया है FSSAI वाला, इसके मुतालिक बताइए। और ये जो हमने शिफ्ट किया है मिलावट से, फिर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू की तरफ गए हैं, और बहुत सी चीज़ें जो गुज़रते वक्त के साथ आई हैं, इनमें क्या तब्दीली आई है वक्त के साथ साथ, और ये नया कानून क्या कहता है? जी मैडम। मैं शुरुआत करूँगी। एक हिंदी की कहावत है, जब तक आहार गलत हो दवा किसी काम की नहीं, जब आहार सही हो तो दवा की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो एक आहार, भोजन, जो खुराक है हमारी, उससे हमारे शरीर का, हमारे न्यूट्रिशन का सीधा ताल्लुक़ है। इंग्लिश में कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अडल्ट्रेटेड फूड यानी मिलावटी खाना, इसके ऊपर ज़ोर हमेशा से रहा है। अगर एंशियंट इंडिया में अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अडल्ट्रेटेड फूड का ज़िक्र पाया गया है। जो मुग़ल साम्राज्य था उसमें खाने को टेस्ट करने के फूड टेस्टिंग ऑफिसर्स अलग रहते थे, उनके मिनिस्टर्स रहते थे। इवन इंडिया में प्री इंडिपेंडेंस इस मौजू पर काफ़ी ज़िक्र हुआ, चर्चाएं हुई। तो हर राज्य के अपने अलग अलग कानून थे जो फूड अडल्ट्रेशन को देखते थे। पर इंडिपेंडेंस के बाद 1954 में प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, एक यूनिफॉर्म लॉ जो पूरे इंडिया को रेगुलेट कर रहा था, वो इनैक्ट किया गया, जिसका मुख्य ऑब्जेक्टिव था खाने की मिलावट को रोकथाम करना। पर उसके साथ साथ बढ़ते सालों में अलग अलग फूड रिलेटेड लॉज आए, जैसे फ्रूट प्रोडक्ट्स एक्ट, मीट प्रोडक्ट्स एक्ट, एडिबल ऑयल्स एट्सेट्रा। तो कई सारे अलग अलग फूड रिलेटेड लॉज भी रहे। फिर 1990s में, अर्ली 2000 में डिफरेंट कमिटीज़ ने रिकमेंडेशन दिया कि ये अलग अलग फूड रिलेटेड एक्ट्स के जगह एक कंसोलिडेटेड कानून की ज़रूरत है। तो 2006 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट का इनैक्ट किया गया, जिसका मुख्य ऑब्जेक्टिव था फूड सेफ्टी, एक होलसम फूड को प्रोवाइड करना। तो हम एक अडल्ट्रेटेड फूड जो कि मिलावटी खाने के ऊपर फोकस था, उससे अब ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बन गया, जिसमें फूड सेफ्टी के साइंटिफिक मापदंड के बारे में बात हुई। तो साइंटिफिक, जब हम फूड सेफ्टी की बात करते हैं तो ये एक वाइडर टर्म है, जिसमें केवल मैन्युफैक्चरिंग, आपका स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट, तो खाने का जिसे बोलते हैं फ्रॉम फार्म टू प्लेट, तो एक खेत से लेकर आपके भोजन की थाली तक हर लेवल को रेगुलेट करना, उसको इंश्योर करना कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू
ये आज के समय में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग का समय है, तो बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ, हीट वेव्स के साथ, मतलब वक्त के साथ पहले बात हो रही थी एडल्ट्रेशन की। जी। जब शुरू का ज़माना था तो बात होती थी कि मिलावट, यानी किसी चीज़ में कुछ मिला दिया जाए मुनाफे के लिए, जाहिर है इसीलिए किया जाता था, उससे नुकसान होता था सेहत को। मगर जैसे से वक्त बदला, चीज़ें बदली, अब ये चीज़ न्यूट्रिशनल वैल्यू तक आ गई है। जी मैडम, एक चीज़ ये कि जहाँ तक आपने बताया कि अब बात होती है कि किस तरह से बनाया जाता है, सारे प्रोसेस में क्या ख्याल रखा जाता है, जो खाना हमारी थाली में, हमारी प्लेट में है, वो कहाँ तक हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्या धीरे धीरे या अंदर खाने हमें नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, इस बात का भी ख्याल रखा जाता है। आनंद सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा लॉ आया, कौन सी मशीनरी है, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं? बिल्कुल सर, मैं मशीनरी से पहले थोड़ा सा मैं कुछ छोटा सा पास्ट का भी ऐड करना चाहूँगा। मैम ने बहुत ही लाजवाब आंसर दिया। ये हमारा जो संविधान है, संविधान में हमारा आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 से इसकी शुरुआत होती है। देन देयर इज़ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 47। ये सब वहाँ से एक राइट टू लाइफ जो है, ये शुरुआत हमारी वहाँ से है एक्चुअली। वहाँ से कानून बने एंड उसी के बाद उन्हीं कानून को बनाते हुए आज हम 2026 में हैं और 2006 में ये एक्ट की इनैक्टमेंट होती है, 2011 में ये इफ़ेक्ट में आता है। इस एक्ट के इफ़ेक्ट में आने के बाद हमें पता चलता है कि हाँ, खाना केवल खाने के लिए नहीं, हमारी प्लेट तक जब आता है तो ये प्लेट में भी सेफ होना चाहिए। सो दैट इज़ हाउ वी मेजर सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स। नाम बहुत ही शानदार रखा गया इस एक्ट का, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स। इससे पहले एडल्ट्रेशन पे बातें होती थी, मिल्क, मीट एंड देयर वर डिफरेंट ऑर्डर्स जिस पे बातें होती थी। पर आज के समय में हियर वी आर, जहाँ पे एक कंसोलिडेटेड पूरे इंडिया में एक मापदंड होगा और वो इस एक्ट के थ्रू होगा। नाउ कमिंग टू द सर, जिस तरीके से कंप्लेंट फोरम्स हमारे यहाँ पे बनाए गए, कंप्लेंट्स हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आई, स्टेट लेवल पर भी हैं, एंड देयर आर डिफरेंट ऑनलाइन पोर्टल्स एज वेल। जब हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, देन देयर इज वन FSO। नाउ व्हाट इज FSO? FSO इज फूड सेफ्टी ऑफिसर। वो क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, हाउ दे विल डू इंस्पेक्शन से लेके टू फ्रेमिंग ऑफ टू इंस्पेक्शन, गेटिंग सैम्पलिंग, देन रिपोर्टिंग, ईच एंड एवरी मेजर हैज टू बी टेकन बाय द FSOs। आज के समय में शायद FSOs कम हो, पर हाँ बिल्कुल हैं। और FSOs जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, दे आर वर्किंग वेरी वेल राइट नाउ। रही बात, देयर आर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज एज वेल, डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ हैं, डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं जिनको कहा गया है हमारे एक्ट में। वहाँ पर आप जाके फोरम्स से रेगुलेट करवाते हैं। देन देयर आर स्पेशल कोर्ट्स एज वेल। अगर शायद मापदंड इस तरीके से हों, किसी की मृत्यु हो जाए, किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो जाए कि शायद उसका वापस आना ज़रा मुश्किल है। इंसान जिंदा रह सकता है खाने के बगैर, ठीक बात है, पर बेहतर खाना मिलना सबको ज़रूरी है, पर क्या वो मिल पा रहा है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। उसके लिए ये सारी फोरम्स बनाए गए, स्टेट लेवल अथॉरिटीज़ बनाई गई, एंड FSSAI ने तो एक ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया, एंड ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू पीपल कैन ऑल्सो फाइल कंप्लेंट्स। सो दीज आर सम forums district से लेके state level, then there are online forums also which are working in each and every state and districts, and it is a consolidated part which is very much compulsory। तो ये तो मशीनरी की बात थी कि किस तरह से इसका को लागू किया जाता है एक आम फहम ज़बान में अगर बात करें तो।
मैडम आपसे ये सवाल कि आरटीआई की बात अगर हम करें, क्या ये इस दायरे में आता है? जी बिल्कुल। तो अगर किसी कंज्यूमर ने, क्योंकि जब हम कोई भी खाना ख़रीद रहे हैं, फल फ्रूट जो कुछ भी ख़रीद रहे हैं, तो हम एक कंज्यूमर हैं, और अगर वो खाना अनसेफ़ निकलता है तो ये जैसा अभी सर ने बताया, किसी भी पोर्टल पे जब हमने कंप्लेन अपनी फ़ाइल करी है तो बिल्कुल हम आरटीआई में एक फ़ाइल कर सकते हैं इंक्वायरी कि जो हमने कंप्लेन फ़ाइल करी थी उसका स्टेटस क्या है। तो आरटीआई इसमें वेरी वेल एप्लीकेबल है अपने कंप्लेंट्स के लिए। तो इस कानून के तहत इस कानून के दायरे में जी वो सारी चीज़ें सारा इंतज़ाम कर दिया गया है, जिससे कि एक कोई इंसान जो है वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है अगर उसके साथ उसको सही खाना नहीं मिलता है। तो मैडम ये सवाल इससे जुड़ता हुआ है कि ये जो स्टैंडर्ड की हम बात करते हैं, फूड स्टैंडर्ड्स की, ये स्टैंडर्ड से क्या मतलब निकलता है? बेसिकली इसमें साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है। तो जो कंटेमिनेशन है, कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करना केवल मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे, क्योंकि जैसे खेतों में किसान उपज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स भारी मात्रा में यूज़ होते हैं, तो उसकी वजह से जो क्रॉप है उसमें ऑलरेडी बहुत अनसेफ उसमें पेस्टिसाइड्स आ गए, या फिर जो एक हमारी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स है उसमें एक इंटेंसिव एनिमल फार्मिंग करके बात है जो बहुत ज़्यादा एक केमिकल बेस्ड है, जो आज के डेट में जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, मिल्क हो गया, मीट हो गया, फिश, एग्स बात हो गए, पानी तक नहीं है, दूध में पानी मिलाने तक नहीं है, नहीं, अब बहुत केमिकल तक आ गई है हो बात। गया है। जी जी। तो अभी एक सर्वे में पाया गया कि जो एग्स हैं, जो चिकन है, उनको हम ऐसे एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं जो कि एक इंसान को आईसीयू में दिए जाते हैं उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए। तो वो एंटीबायोटिक्स पोल्ट्री फार्म्स में उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए दिए जा रहे हैं। तो आज की आधुनिक लाइफस्टाइल में जहाँ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अधिक है, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग सस्टेनेबिलिटी पर, हेल्थ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है। हेल्थ पे हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और कंटामिनेशन की बात अभी भी है। सर, आनंद सर, आपसे ये सवाल कि जो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है या जहाँ इंपोर्ट होता है, सामान आते हैं, उनकी लाइसेंसिंग होती है, जो उनको लाइसेंस दिया जाता है, सारा कुछ वेरीफाई किया जाता है, सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो वो जो लैब होता है या कि जो अथॉरिटी होती है जो जाके वहाँ प्रोसेस को चेक करती है, वेरीफाई करती है, लाइसेंस करती है, इस प्रोसेस में ये प्रोसेस कैसे है, इसको ज़रा बताइए। सर, लाइसेंसिंग के लिए कुछ अलग तरीके, कुछ अलग पैरामीटर्स बताए गए हैं हमारे इस FSSAI में। हालांकि FSSAI जो अथॉरिटी है, जो इस एक्ट की एस्टैब्लिशमेंट इस एक्ट के थ्रू आई है, इस एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश हुई है, सो इसका मेन सारी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी, सरकारी मॉनिटरिंग जो है, इसका मेन पर्पस है कि हाउ टू गिव लाइसेंस। ये लाइसेंस किस तरीके से किस ऑर्गेनाइजेशन को, मैन्युफैक्चरर्स को, या फिर इवन स्मॉल वेंडर्स जैसे कि मीट शॉप्स जो रेगुलेट करते हैं, वहाँ पे किस तरीके से होंगे। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, जैसे वेंडर्स हैं, वेंडर्स यू कैन नॉट जस्ट होल्ड द मीट आउटसाइड, आप उसको बाहर नहीं लगा सकते हैं। अच्छा जी, आपको सेफ्टी, अनसेफ से लेके आपको स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन करने हैं। अनसेफ सब स्टैंडर्ड फूड नहीं देना है किसी को भी। कुछ ऐसा फूड नहीं देना है कि जिसमें धूल, मिट्टी, एक्सटेनियस मैटर्स जो हैं वो आज के समय में हमारे खाने तक पहुँचे। तो वो लाइसेंसिंग की जो अथॉरिटी है वो एक FSSAI है, और उसी के थ्रू जो है हमारी सारी पैरामीटर्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड होती हैं, और लाइसेंसिंग किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और आज के समय में शायद उसको हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हाँ, इसको हम किस और तरीके से, इसको और बेटर तरीके से
हम रेगुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक ये बात ऐड करना चाहूँगी कि इसमें करप्शन को रूल आउट करने के लिए तो जब लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो उसकी एक अवधि दी हुई है एक्ट में, जैसे 15 दिन के अंदर आपने उस पर बताना है कि लाइसेंस मिलेगा या लाइसेंस रद्द होगा। तो अगर कोई रीज़न नहीं दिया या इतने दिनों में एप्लीकेशन बस पेंडिंग ही है तो फिर उस अवधि के निकल जाने के बाद जब कोई रीज़न नहीं मिला है लाइसेंस को ना देने का तो वो जो वेंडर्स हैं वो अपना फूड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो वैध होगा। मैडम एक सवाल ये कि जो लैब टेस्टिंग की बात हो रही थी जी, तो ये तो ठीक है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं या कि वैसे इलाके जहाँ तक रीच है जी, दूर के इलाकों में ये जो क्योंकि फूड सिक्योरिटी की बात तो पूरे मुल्क में हो रही है, जी, पूरे मुल्क के लिए है, तो जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ जो चीज़ें बनाई जा रही हैं या खिलाई जा रही हैं वहाँ टेस्टिंग की चीज़ों को कैसे हल किया कर रही है सरकार? ये बहुत एक पहल हमारी गवर्नमेंट ने करी है। तो फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स करके एक प्रोग्राम है जहाँ पे मोबाइल लैब्स ऐसे इलाकों में भेजी जाती हैं जहाँ पे लैब्स नहीं हैं, तो फूड सैंपल्स ये लेकर अपने जो फूड एनालिस्ट, फूड इंस्पेक्टर्स हैं उन तक पहुँचाए जाते हैं जो कि ऑथराइज्ड लैब्स में इन सैंपल्स को टेस्ट कर रिपोर्ट दे सकते हैं। अच्छा, वहाँ से सैंपल्स उठाए जाते हैं और फिर उनको टेस्ट किया जाता है। जी आनंद सर, ये सवाल के टेस्टिंग हो गई और वहाँ पर अगर कुछ गलत पाया जाता है तो उसके लिए फिर सज़ा होती है, तो सज़ा का क्या प्रावधान है? बिल्कुल सर। सर सज़ा में यहाँ पे कई सारी पेनल्टीज़ हैं। जिस तरीके से अब तो पेनल्टीज़ बढ़ा दी गई हैं, पहले बहुत कम हुआ करती थी। पेनल्टीज़ में साथ में प्यूनिटिव पनिशमेंट्स भी हैं। केवल पेनल्टीज़, केवल फ़ाइन इम्पोज करना शायद काफ़ी नहीं है इस समय में। जब हम सीरियस होते हैं किसी प्रोसेस को लेके तो हम कुछ पेनल्टीज़ मैं कुछ बता सकता हूँ उस पर। जैसे सब स्टैंडर्ड अगर फूड है तो उसमें 5 लाख की पेनल्टी हो गई। देयर आर सर्टेन अनसेफ फूड हो गए, ऐसा कुछ खाना जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्विजिट नहीं है, बट उसमें डाला जा रहा है। अगर एडिटिव फूड एडिटिव्स हम यूज़ करते हैं, फूड एडिटिव्स हम एक मात्रा तक ही यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर यूज़ करने का मतलब है उस पर वायलेशन, देन देयर इज़ अ फाइन ऑन दैट। जिस तरीके से आजकल कुछ समय पहले हमने मैगी का देखा था, मैगी पे काफ़ी ज़ोर पड़ा था और लाइसेंस भी कैंसिल होने की बात हुई थी। तो वहाँ तक आज के समय में हम पहुँच रहे हैं। रूरल सेक्टर में जैसे मैम ने बताया, इस समय शायद लैब्स कम हैं बट सरकार का प्रयास ज़्यादा है और कोशिश यही है कि वहाँ तक भी हम शायद फूड सिक्योरिटी और अपने जो भी हम चैलेंजेस आज के समय में फेस कर रहे हैं वो अवेयरनेस हम वहाँ तक लेकर जाएं। रही बात दूसरी, देन पेनल्टीज़ में इस समय डेथ भी है इस समय। नाउ देयर इज़ डेथ पेनल्टीज एज वेल। अच्छा, लाइफ सॉरी डेथ नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आई एम सो सॉरी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 7 years इम्प्रिजनमेंट पेनल्टी नहीं है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। डेथ नहीं हो सकती, वैसे भी हम अगर कंज्यूमर की डेथ हो जाए, कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लेकिन क्योंकि ये बहुत एक सीरियस मैटर है कि अनसेफ खाने से किसी की डेथ हो गई तो उसमें मिनिमम सज़ा 7 साल की दी हुई है, उससे कम सज़ा नहीं होगी। और क्योंकि उस कंज्यूमर की डेथ हो गई तो इसमें उसकी फैमिली को भी कॉम्पेंसेशन का प्रावधान है। अच्छा मैडम, ये तो जहाँ तक मेरा जहन जा रहा है, ये तो पैक्ड फूड की बात है कि चीज़ें जहाँ बन रही हैं, पैक हो रही हैं, वो वहाँ तक पहुँचती हैं। जिन जगहों पर जैसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे चीज़ें सर्व की जाती हैं, वहाँ के लिए क्या क्या कानून है मैडम? आपसे सवाल है। तो
इस एक्ट के तहत कोई भी छोटा या बड़ा जो भी आप फूड बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको एक लाइसेंस होने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा छोटे जो फूड वेंडर्स हैं उनको रजिस्टर करने की ज़रूरत है। तो जो रेस्टोरेंट्स हैं, और जब आप लाइसेंस करते हैं, रजिस्टर करते हैं, 14 डिजिट का एक आपको नंबर मिलता है। तो वो जो भी रेस्टोरेंट्स हैं उनको एक सिग्निफिकेंट जगह, मतलब अपने रेस्टोरेंट में एक ऐसी जगह जहाँ पे आने जाने वाले जो लोग हैं उनको आसानी से वो नंबर दिखाई दे, क्योंकि तो वो उनको लगाना होगा। उससे क्या है कि आप अगर एक जागरूक ग्राहक की तरह अगर आप जानना भी चाहते हैं, जो 14 डिजिट का जो नंबर होता है उसमें पूरी जानकारी है कि ये लाइसेंस है या रजिस्ट्रेशन नंबर है, कहाँ पे रजिस्टर हुआ, इवन किस ऑफिसर के अंडर ये लाइसेंस मिला है, तो वो आप FSSAI के ऐप में जाकर उसकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर विदाउट लाइसेंस अगर कोई फूड बिज़नेस चल रहा है तो उसमें अब 5 लाख तक का फ़ाइन मिल सकता है। तो कोई भी रेस्टोरेंट है उसको ये एक सिग्निफिकेंट नंबर अपना डिस्प्ले करना ही है। अच्छा जी। और ये फिर अवेयरनेस पे बात आ जाती है कि जो आनंद सर आपसे ये सवाल के कंज्यूमर जो है उसके अवेयरनेस की बात आ जाती है। सवाल ये है कि आपको क्या खिलाया जा रहा है, सवाल ये भी है कि आप क्या खा रहे हैं, आप ख़ुद इतने जागरूक हैं या कि नहीं हैं। आनंद सर आप क्या कहते हैं, अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है? बिल्कुल सर, शायद अवेयरनेस एक ऐसा फोरम है शायद जहाँ पर हम आज भी थोड़ा बहुत लैक करते हैं। अवेयरनेस बढ़ ज़रूर रहा है, लोग हेल्थ कंसर्न्स को लेके एक्टिव हैं एंड लोग कोशिश भी करते हैं कि आज इस समय इतना हम पैसा खर्च करते हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये, कहीं पर भी बाहर जाइए तो इतना शायद खर्चा हो ही जाता है। तो वो स्टैंडर्ड्स, वो सेफ्टी, क्या वो हमारे पास आज अवेलेबल है आइदर बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिशियल्स? ग्लोबलाइजेशन आने के बाद शायद MNCs आई, बाहर से कई कंपनीज आई, शायद फूड सप्लाईज भी इतनी बड़ी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना बड़ा कि वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या हम मेंटेन कर पाए। आज हमारी प्लेट में कोई खाना आता है, क्या हम, चाहे वो 10 रुपए की हो, चाहे 100 रुपए की हो, चाहे 500 की हो, चाहे 1000 की हो, चाहे 2000 की हो, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी स्टैंडर्ड सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोग्राम में एक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण कानूनी पहलुओं पर सलाह देकर और पात्र व्यक्ति को वकील नियुक्त करके मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। पात्रता: महिलाएं एवं बच्चे, कस्टडी में व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, एसिड अटैक पीड़ित, SC ST, HIV AIDS संक्रमित व्यक्ति, मानव व्यापार या बिगाड़ का शिकार व्यक्ति, औद्योगिक कर्मी, वरिष्ठ नागरिक अथवा किन्नर जिनकी वार्षिक आय 4 लाख से कम हो, वह व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो। टोल फ्री 24/7 हेल्पलाइन 1516 पर आज ही संपर्क करें। बात हो रही थी फूड सिक्योरिटी की। अब नेहा मैडम आपसे ये सवाल कि ईट राइट इंडिया मिशन की बात होती है, बहुत सी ऐसी मालूमात नाजरीन जो कि एक कानून से ही बात नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कानून तक महदूद नहीं होती, उसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें, जो सारी कार्यवाहियाँ जो चल रही होती हैं एक ख़ास मकसद को लेके हुकूमत की तरफ से। ये कानून भी इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हमें सहूलत हो, हमारी सेहत अच्छी रहे, हमारी माशी हालत अच्छी रहे। बहुत से कानून हुकूमत इसीलिए बनाती है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी है। ईट राइट इंडिया पर बात हो रही है मैडम, इस मिशन में क्या है ये हमारे नाज़रीन को बताइए। बिल्कुल। सो ईट राइट इंडिया मूवमेंट जो है इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, और ये बेसिकली इसका मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। तो जब हमने फूड सेफ्टी की बात करी, एक साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स बता दिए, पर एक कंज्यूमर को खुद डिसाइड करने का मौका, उसको एक अवेयरनेस होने का मौका कि मैं जो खा रहा हूँ
क्या इसमें नमक अधिक मात्रा में है, क्या इसमें शुगर ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है। तो अगर मुझे जागरूकता होगी तो अवेलेबल ऑप्शंस में से मेरे लिए क्या सही है वो मैं चुन सकती हूँ। तो ईट राइट, सही खाना, ईट राइट इंडिया मूवमेंट जो है वो 2018 में इसी ऑब्जेक्टिव से FSSAI के तहत ये मूवमेंट लागू हुआ, जिसके 3 पिलर्स हैं। ईट सेफ मतलब यहाँ पे हाइजीन की बात हो रही है कि जो आपकी अपनी पर्सनल हाइजीन और सराउंडिंग्स की हाइजीन के ऊपर ध्यान देना है। देन ईट हेल्दी, बैलेंस न्यूट्रिशन क्या है, तो उसमें सॉल्ट, शुगर, जो ऑयल है, फैट इनटेक, तो इसकी मात्रा थोड़ा रिड्यूस करें। तीसरा पिलर है ईट सस्टेनेबल, मतलब जो लोकल फूड है, जो सीजनल फूड है, उसको आप प्राथमिकता दें, पैकेज फूड को कम प्राथमिकता दें। प्लास्टिक वेस्ट, फूड लॉस को रिड्यूस कम करने की कोशिश करें। ऑर्गेनिक फूड को प्राथमिकता दें। जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है, ये और एक सरकार का अभी एक पहल है, जो कुकिंग ऑयल है, एक बार जिस तेल में हमने खाना बनाया है, जिसमें हमने पूड़ियाँ तल ली हैं, वो दोबारा यूज़ करने के लिए वो ज़्यादा सेहतमंद नहीं है, तो उस ऑयल को हम नहीं फेंक पाते हैं। तो जो सरकार है उस ऑयल को कलेक्ट करके बायोडीज़ल में कन्वर्ट करने की भी एक पहल है। तो ये ईट सस्टेनेबल, ये 3 पिलर्स हैं और ये एक बहुत एक सक्सेसफुल मूवमेंट रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो जुलाई 2025 तक इसके तहत 284 ईट राइट स्टेशंस अभी तक बन चुके हैं जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 249 क्लीन स्ट्रीट फूड हब्स हैं, जो स्ट्रीट फूड है उसको भी एक सही स्टैंडर्ड से उपलब्ध कराया जा रहा है। ईट राइट मिशन के ही अंदर आ रहा है। तो ये अभी जुलाई 2025 तक क्या इसने अचीव किया है 2018 तो ये से। हुकूमत की तरफ से हो रहा है या कि हुकूमत इसमें मदद कर रही है और बाकी लोग बिजनेसमैन कर रहे हैं इसको? जी, एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, जो कि एनुअल रैंकिंग है। उससे क्या है कि डिफरेंट स्टेट्स के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन हो रहा है कि किस स्टेट को ज़्यादा रैंकिंग मिलेगी, तो वो हेल्दी फूड्स को, हेल्दी फूड हैबिट्स को, ईट राइट मूवमेंट को प्रमोट करेंगे। तो ये अभी चल रहा है इसमें। तो ये बात हो गई ईट राइट इंडिया मूवमेंट की। आनंद सर, आपसे ये सवाल कि अभी बहुत अहम बात मैडम ने कही, मेरा जहन उधर गया कि न सिर्फ खाना बल्कि जो पैकेजिंग मटेरियल होता है, किस प्लास्टिक में है, कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जिसमें आप रख रहे हैं, कितना गर्म होना है, उसके बाद उसमें कोई नुकसान तो नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, इस्तेमाल हो रहा है और उसके साथ साथ अच्छाइयाँ भी आ रही हैं तो बहुत सी बुरी चीज़ें भी आ रही हैं। फूड आपका अपने आप ही कंटेमिनेट हो जा रहा है जिस प्लास्टिक में रखा है उसकी वजह से। तो इस पर क्या रेगुलेशन है कि क्या मटेरियल यूज़ करें आप और किस तरह से उसको पैकेजिंग पे भी कोई कंट्रोल है क्या? बिल्कुल सर। जब हम FSSAI की बात करते हैं तो केवल हमारा रेगुलेशन मैन्युफैक्चरिंग एंड पर नहीं है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग स्टोरिंग कैसे है, स्टोरिंग किस तरीके से होगी जी, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी, किस तरीके से पहुंचेगा आप तक खाना, तो उसकी भी रेगुलेशन जो हैं वो इसी के साथ गवर्न होती हैं, इसी एक्ट के थ्रू गवर्न होती हैं। क्योंकि अगर खाना जो है आजकल हम काफ़ी फ्रोज़न फूड ज़रूर खाते हैं लोग, एंड वो फ्रोज़न फूड किस तरीके से आप तक आ रहा है वो भी बहुत ज़रूरी है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि शायद पानी की बॉटल्स की अगर क्वालिटी ठीक नहीं होगी तो शायद पानी एक्सपायर ना हो, बट पानी की बॉटल ज़रूर एक्सपायर होती है। ये अक्सर आप सुनने को मिलेगा लोगों से। हालांकि इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और शायद हमारी सरकार इस पे काम भी कर रही है और बेटर कर रही है।
आज जो एक्सपायरी डेट हर जगह पे लिखी होती है, एक्सपायरी डेट को चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कई सुपरमार्केट्स में कई बार हमें पता चलता है कि एक्सपायरी प्रोडक्ट्स बेचे गए हैं, तो उनकी लाइसेंसिंग कैंसिल होती है। इस तरीके से ये एक्ट आगे फर्दर गवर्न करता है। मैडम, आपसे ये सवाल के अभी तक बात हुई पैकेजिंग पे, फिर हम रेस्टोरेंट्स तक गए। अब ये कि जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं जी, छोटे छोटे जो ठेले होते हैं, उन पर क्या ये कानून लागू होता है या कि इस कानून से वो गवर्न होते हैं? ये एक थोड़ा एक चैलेंज रहता है इनफॉर्मल सेक्टर का। आइडियली तो उनको रजिस्टर कराना है, पर इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो प्रैक्टिकल लेवल पे सब नहीं करवाते हैं, और ये एक एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन का चैलेंज है। हाँ मैडम, ये चैलेंजेस में अगर हम इसे शामिल करें तो और क्या क्या चैलेंजेस आपको दिखते हैं मैडम? सबसे बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ अवेयरनेस का, भी शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड मैन पावर, कि इतने ट्रेंड भी फूड इंस्पेक्टर्स या इतनी लैब नहीं है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आर्टिफिशियली मतलब प्रोसेसिंग, उसको कितना हम रोक पाते हैं, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। अभी रिसेंटली FSSAI ने कैल्शियम कार्बाइड, जो कि आमतौर पर फलों को आर्टिफिशियली पकाने के लिए बहुत यूज़ हो रहा है आजकल, जिसे आम भाषा में कार्बाइड गैस भी बोलते हैं, तो उस पर बैन लगाया है, क्योंकि उससे इंसान को बहुत ज़्यादा सीवियर हेल्थ के इश्यूज़ हो रहे हैं, जैसे इवन कैंसर तक, आपके लिवर किडनी फेलियर, क्योंकि उससे एसिटिलीन या फास्फोरस निकलता है। तो उसके जगह जो इथाइलिन है, इथाइलिन गैस एक नेचुरली फल को पकाने में मदद करती है। अगर आपने कभी अपनी सभी ने, हम सब ने इस चीज़ को फील किया, एक्सपीरियंस किया है कि अगर केला सबने खाया है, अगर एक थोड़ा सा पका हुआ केला अगर आप कच्चे केलों के साथ रखते हैं तो वो बाकी केले बहुत जल्दी पक जाते हैं, क्योंकि उसमें से इथाइलिन गैस निकलती है, जो कि एक नेचुरल पकाने के लिए है। तो इस तरीके से भी रेगुलेट किया जाता है। हाँ, अब एक बातचीत के दौरान मेरे जहन में भी कुछ बातें चल रही थी, वो ये कि एक तरफ सर आप भी सुनिए, बहुत अहम है कि एक तरफ तो हम कंपोस्ट की बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, जहाँ से हम चीज़ें पैदा कर रहे हैं, और जब चीज़ें बन जा रही हैं फिर उसके बाद भी बड़ा ख़तरा है कि कंटामिनेशन हो जाएगा, या कि उनकी प्योरिटी की बात होती है कि क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, या कि नुकसानदेह हैं। अब एक सवाल लेते हैं, हमारे साथ ऑडियंस में स्टूडेंट्स हैं जो कि सवाल पूछेंगे मैडम इससे जुड़ा हुआ। पूछिए, आपका क्या सवाल है प्लीज़। नमस्कार सर, मेरा नाम सवाई शर्मा है और मैं श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज से हूँ, सोशियोलॉजी का छात्र। तो आप, अगर हम पूरी चर्चा को देखें तो हमारी चर्चा शहर के इर्द गिर्द रही, या जो पैकेजिंग फूड है उन पर रही। पैकेजिंग फूड पर अगर नहीं, थोड़ी देर के लिए हम गांव तक गए थे, मगर हाँ पूरी चर्चा रही शहर के इर्द गिर्द रही। तो सर, जैसा कि सर ने बताया कि आर्टिकल 21 है जो हमें बताता है राइट टू लाइफ के बारे में, तो जहाँ पर ये सिखाया जाता है राइट टू लाइफ स्कूल, तो जैसे कि स्कूलों में मिड डे मील का खाना आता है, तो लगातार जैसे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र से, मैं राजस्थान से आता हूँ, चाहे बिहार के ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र हो, तो वहाँ ऐसा आता है कि मिड डे मील भोजन खाने से बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो FSSAI है, कहाँ तक वहाँ ग्रामीण क्षेत्र पर ये पहुँच पाई है, या अवेयरनेस प्रोग्राम क्या चलाए जा रहे हैं, और इसके पीछे क्या रीज़न है कि भाई ये इतना मतलब लगातार ये फेलियर्स आ रहे हैं। तो अगर ये फूड पॉइजनिंग होती है बच्चों को लगातार, तो इसमें मतलब क्या सज़ा का क्या प्रावधान है, कौन मतलब इसके लिए जिम्मेदार होगा? तो मेरा सवाल यही है। आनंद सर। बिल्कुल सर, शायद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि मैम ने इससे पहले जिक्र करा कि रूरल सेक्टर में भी शायद आज के समय में मोबाइल ऐप्स चलाई जा रही हैं। सर, उसमें हमारा प्रावधान ये है कि हम बेटर टेस्टिंग कैसे रूरल सेक्टर तक लेकर जाएं। क्या टेस्टिंग लेबॉरेटरीज हमारे पास उतनी हैं? गवर्नमेंट शायद फंड्स दे रही है, बट शायद रूरल तक
उतनी नहीं पहुंची है। लेस मैन पावर का मतलब ही यही है। शायद हमें वहाँ तक अभी पहुँचना बहुत ज़रूरी है। शायद छोटे छोटे सेक्टर से हम स्टार्ट करके वहाँ तक आज आए हैं, हम वहाँ तक कि हमने मोबाइल ऐप्स को इस तरीके से हम लेकर जा रहे हैं, और हमने जो हेल्पलाइन नंबर्स इशू करे हैं, स्टेट वाइज हेल्पलाइन नंबर्स हैं, FSSAI का कॉमन हेल्पलाइन नंबर्स है, वहाँ पे यू कैन गो एंड कॉल एंड गिव योर कंप्लेंट्स। कंप्लेंट के बाद आप वो किस तरीके से एक्शन लेंगे, बट उसके लिए पहले अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सो सर्टेन पैरामीटर्स जो हैं शायद आज भी हम कहीं पर लैक करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन गैप्स हैं हमारे सेक्टर, चैलेंजेस हैं, अभी चैलेंजेस की बात हो रही थी। बिल्कुल। जी जी मैडम, आप क्या कहेंगे? मैं इसमें बस ये ऐड करना चाहती हूँ कि कोई भी एक्ट, दो चीज़ें होती हैं, एक आपने कानून क्या बनाया, दूसरी चीज़ है कानून को कैसे लागू किया। तो जो आप बात कर रहे हैं ऑब्वियसली बहुत दुखद है कि हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे जो देश का भविष्य है वो एक, और कई बच्चे तो स्कूल मिड डे मील्स के प्रलोभन में भी आते हैं, वो उनका एक मोटिवेशन होता है स्कूल आने का। तो ये इसमें कानून की कमी ना बोलकर मुझे लगता है ये कानून को जो लागू कर रहे हैं, जो करप्शन है, वो इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आज की डेट में सबसे अच्छी बात ये है कि मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल है गवर्नेंस का, और चाहे रूरल क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, मोबाइल्स आजकल सबके पास हैं। तो जहाँ भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो वो न्यूज़ में हर जगह आता है, उस पर पूरा एक्शन लिया जाता है। और अब जो नए अमेंडमेंट्स हुए हैं उसमें जो सज़ा है, अगर किसी बच्चे की डेथ हो जाएगी तो उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का भी प्रावधान है, परिवार को कॉम्पनसेशन का प्रावधान है, 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अगर नॉन ग्रीवियस भी इंजरी होती है उसमें भी 1 साल तक की सज़ा, 3 लाख तक का जुर्माना है। मैडम, ये इस सवाल में यहाँ तक हम पहुँचे कि चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए इन सब चीज़ों को दुरुस्त करना। करप्शन है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, मगर वक्त बदल रहा है। आपके पास जैसे सर ऐप की बात कर रहे थे, आप कंप्लेंट कर सकते हैं। थोड़ा अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, वहाँ जागरूक होना पड़ेगा लोगों को, अपनी लड़ाई है। अब एक और सवाल ले लेते हैं, पूछिए आप क्या सवाल। नमस्ते, मेरा नाम यश सोनी है, तो श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। साथ ही मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं उस देश से आता हूँ जहाँ कबीर लिखते हैं कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो इसी के साथ मेरा प्रश्न ये है आपसे कि जिस प्रकार आमतौर पर हम देख रहे हैं कि गरीब व्यक्ति सस्ता खाने पे निर्भर है, और वहीं एक अमीर व्यक्ति ऑर्गेनिक फूड पर निर्भर हो रहा है। तो क्या समाज में इन विषयों से मिलावटी असमानता या खाद्य असमानता तो नहीं बढ़ रही? तो मेरा प्रश्न आपसे ये इसमें हाँ, थैंक यू यश, बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा है इसके बारे में। तो भारत में ऑफ कोर्स जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो मध्यम वर्गीय या लोअर मिडिल क्लास, बिलो पॉवर्टी लाइन भी है, और सरकार के बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं इस इशू को एड्रेस करने के लिए। आपका सवाल ये है कि ये FSAI के जो रेगुलेशंस हैं उससे ये डिफरेंस बढ़ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो एक्ट है वो केवल भोजन का एक साइंटिफिक मापदंड, एक मानक तय कर रहे हैं कि कौन सा खाना एक मनुष्य के लिए सेफ है। अब वो मनुष्य सबसे अमीर है या सबसे गरीब है, इससे इस एक्ट का कोई मतलब नहीं है, वो सबके लिए समान है। हाँ, ये बात सच है कि जो ऑर्गेनिक फूड है थोड़ा महंगा है तो हर कोई नहीं खरीद पाएगा। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो सरकार खाना प्रोवाइड कर रही है या जो नॉन ऑर्गेनिक फूड है वो किसी भी तरीके से कम पोषित है। यहाँ जो बात हो रही है, जिस कानून के हवाले से हम बात कर रहे हैं, वो कानून कोशिश करता है कि चीज़ों में मिलावट ना हो या कि ऐसी चीज़ें शामिल ना की जाए जो हमारे सेहत के लिए
फ़ायदेमंद ना हो, बल्कि और हमें बीमार भी डाल देती हैं। बहुत बाज़ वक्त ऐसा भी होता है। मगर इसका कोई रिश्ता नहीं है कि चीज़ें महंगी हैं कि सस्ती हैं। जो चीज़ है उस पर यह कानून लागू होता है और उसको रोकने की कोशिश करता है। एक सवाल और पूछिए, एक सवाल और पूछ रहे हैं सर। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मेरा नाम सागर है, मैं भी श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय का छात्र हूँ। सर, जैसे आपने अवेयरनेस की बात की कि जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स है, मैं उन्हीं को लेके कह रहा हूँ। जो टीनेजर्स एज वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनमें ये ज़्यादा रहता है, उन्हें समझाया भी जाता है, चाहे उन्हें बड़े समझाए कि बच्चों ठेले का या रेडी का नहीं खाना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन वो जानते हुए भी ये नहीं मानते कि इनका जो जीभ स्वाद चाहता है वो खाने पे आ जाते हैं। तो ये अवेयरनेस टीनेजर्स में कैसे फैलाया जाए कि वो उस खाने से बच सके, रुक सके, ताकि उनकी जो सेहत है उस पर उसका प्रभाव ना पड़े। सर जी, आज की लाइफस्टाइल में जो हम जंक फूड की बात अगर हम करते हैं, जंक फूड एक इस तरीके से फैल रहा है टीनेजर्स के बीच में कि शायद दे प्रेफर मोर रादर देन हैविंग फूड एट होम। घर में हम आज वो नहीं खाएंगे, माँ का बना हुआ दाल या बैंगन का भरता या जो भी कुछ भी आप पर बाहर शायद हम वही बर्गर, पिज़्ज़ाज़ एंड स्ट्रीट फूड में कहें तो शायद आलू टिक्की एंड गोलगप्पे। मैम की बात सही थी कि स्ट्रीट वेंडर्स को भी रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है, बट हाँ शायद हम उसी पैरामीटर पे आके अटकते हैं कि शायद क्या वो इम्प्लीमेंटेशन गैप वो कितना है, क्या वो रजिस्ट्रेशन FSSAI के रेगुलेशंस क्या स्ट्रीट वेंडर्स को भी पता है। यहाँ तो हम टीनेजर्स का छोड़ो, जो लोग आज के समय में बिजनेस कर रहे हैं शायद उन्हें भी नहीं पता कि बिजनेस करने के लिए लाइसेंसिंग क्या है। शायद वो लाइसेंसिंग वहाँ तक पहुँचाना, और हम बच्चों को नहीं रोक सकते, हम टीनेजर्स को नहीं बोल सकते कि यार उस व्यक्ति से मत खाओ। क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, लाइसेंस नहीं है। शायद उस व्यक्ति को ही नहीं पता कि उसको लाइसेंस की ज़रूरत है कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आर्टिकल 19(1)G है शायद हमारा कि वी हैव राइट टू हैव बिजनेस, राइट टू डू बिजनेस, हमारा संविधान कहता है। पर क्या उस कॉन्स्टिट्यूशन से आज भी हमें उसी कॉन्स्टिट्यूशन से फिर से कहूँगा ये रेगुलेशंस आती हैं, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन से ये भी कहा जाता है कि एक डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए। तो टीनेजर्स के पास अवेयरनेस कैसे जनरेट हो, शायद ये ऐसे रेगुलेशंस हैं, कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं शायद गवर्नमेंट इनिशिएट कर सकती है, एंड इनफैक्ट टीनेजर्स शुड इनिशिएट द कैंपेन्स। टीनेजर्स को आगे बढ़ के आना चाहिए कि क्या हेल्दी लाइफस्टाइल है आने वाले समय में। आज के समय में पॉल्यूशन से लेके एवरीथिंग वो सब डिटेरियोरेट हो ही रहा है, चाहे पानी हो चाहे पॉल्यूशन हो, पर उसको और बेहतर कैसे करना है शायद टीनेजर और आज के समय में अगर हम जेनजीज कहें, अब तो ये जेनजीज आ गए हैं टर्म्स, अल्फाज, एग्जैक्टली। तो वो कैसे आगे बढ़ के आ सकते हैं? दे आर मोर ब्रेनीज, उनको ज़्यादा समझ है क्या करना है क्या नहीं, जल्दी समझ जाएंगे, थोड़ा सा प्रयास करना है। इसमें मैं एक ही बात ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल में ऑब्वियसली जैसा आपने बोला जीभ स्वाद चाहती है, तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड, जो जंक फूड को हम अल्ट्रा प्रोसेस फूड बोलते हैं, और जिसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। कम उम्र में हार्ट अटैक्स, बीपी, डायबिटीज़, थायराइड, इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल बन चुका है। तो ये इस चीज़ के लिए जागरूकता हो रही है। ओबेसिटी, हमारे यहाँ मोटापा अब एक बहुत आम बात हो गई है। तो उसके लिए अभी इकोनॉमिक सर्वे 2026-27 का जो आया है, उसने एक सजेस्ट किया है कि जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है उनके एडवर्टाइजमेंट्स, उनकी मार्केटिंग को जो पीक आवर्स हैं यानी सुबह 6 बजे से 11 बजे तक, इन अल्ट्रा प्रोसेस फूड की मार्केटिंग पे आप बैन करेंगे। तो अगर, क्योंकि ये वो समय है जिसमें मोस्टली लोग जगे होंगे,
या जो यूथ है वो जनरली जगा होगा, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा ओबेसिटी और ये जंक फूड का ओवर इंडल्जेंस थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। ये मेरे ख्याल से ये सब्जेक्ट से अलग अलग बात है जी। फूड वेंडर्स आ गए हैं, अब तो घर बैठे खाना ब्लिंक बहुत सारे ई कॉमर्स के थ्रू आप क्लाउड किचन किचन्स हैं, आप अपने फ़ोन से ऑर्डर करते हैं और आपके गेट पर कॉल बेल बज जाती है। ये चीज़ें चैलेंजेस की बात हुई थी, ये चैलेंजेस बढ़ रहे हैं कानून में और तब्दीली लाने की ज़रूरत है। इसी तरह से गवर्नमेंट जो हमारे सामने परेशानियां चैलेंजेस आती हैं, चीज़ें बदलती हैं ना, तो चैलेंजेस आते हैं तो नया कानून आ जाता है कि भाई इस हालत में अब ऐसे करना है। एक और सवाल लेते हैं, छोटा सा सवाल पूछेंगे, सब वक्त हमारे पास कम है, प्लीज़। मेरा नाम कन्हैया तिवारी है, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से। मेरे पास 2 प्रश्न हैं, थोड़ा सा मैं लेना चाहूँगा। पहला प्रश्न ये रहेगा कि आपने बोला था कि मैं 15 दिन का फॉर्म डालता हूँ, अप्लाई करता हूँ और 15 दिन बाद अगर कुछ रिप्लाई नहीं आता, पेंडिंग में रहता है, तो उसके बाद मैं वेंडर हूँ तो मैं अपना खोल सकता हूँ कुछ खाने का। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट टाइप सा हो गया है कि कुछ FSAI पे तो एक्शन नहीं हो रहा, वेंडर पे एक्शन हो रहा है कि FSAI यहाँ पे लेट काम कर रही है। दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि हमने देखा था कि यहाँ पे सूखा कचरा और गीला कचरा का ये चला था हमारा स्वच्छ भारत अभियान में, तो उसमें एम्प्लॉयज़ ही नॉलेजेबल नहीं थे, उन्होंने सूखा कचरा गीले में डाल दिया, गीला और सूखा में डाल दिया। तो FSAI के एम्प्लॉयज़ कितने नॉलेजेबल हैं, दूसरा प्रश्न ये है। तो धन्यवाद। मैडम, ये फिर वही चैलेंजेस वाली बात आ गई, ट्रेनिंग एंड सारी चीज़ें, मैन पावर। पहला सवाल आपका मैडम, वक्त की कमी है, हमारे पास बहुत थोड़ा सा वक्त है, तो जल्दी से जवाब निपटा दें। आप एक बार अपना जो कंप्लेंट की, जो आपने लाइसेंस की जो बात करी है, ये बेसिकली है करप्शन को रूल आउट करने के लिए कि कभी ऐसा हो सकता है कि जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है जिसको लाइसेंस देना है या रद्द करना है, वो किसी कारणवश आपको परेशान करने के लिए या आपसे वो चाहता है कि आप उसे कुछ ब्राइब दें तभी वो लाइसेंस दे। तो ऐसा करके बिना किसी रीज़न के, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जहां अगर आपका लाइसेंस रद्द होगा तो कुछ रीज़न भी देना पड़ेगा कि क्यों आप लाइसेंस नहीं दे रहे हैं या आप क्यों दे रहे हैं। तो अगर आपने एक एप्लीकेशन फ़ाइल करी है, एक समय सीमा है, तो ये एक जो वेंडर है उसके हैरेसमेंट को बचाने के लिए, करप्शन को रूल आउट करने के लिए ये प्रावधान है कि हो सकता है वो जो ऑफिसर है वो सिर्फ चाहता है कि वो उसे थोड़ी रिश्वत दे तब वो दे लाइसेंस। ऐसा नहीं FSAI के पास कोई अल्टीमेटम हो कि इतने समय तक हाँ, ये एक टाइम पीरियड हो गया ना कि इसमें आपको रिजल्ट देना है। 15 दिनों तक अगर जवाब नहीं आता तो वो माना जाएगा कि आपको दे दिया गया, ये कहना था इनका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अहम मुद्दे पर बातचीत हुई। हमारे 2 बेहद ही ख़ास मेहमान, कानून के जानकार। नाज़रीन, यहीं ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है। हमने बात की फूड सिक्योरिटी की, खुराक की तहफ़्फ़ुज़ की, जो कि सबसे ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए, एक इंसान के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, उसके मुस्तक़बिल के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, वक्त गुज़र रहा है, हुकूमत के सामने चैलेंजेस भी ज़्यादा आ रहे हैं और इस हिसाब से क़ानून में वक्त ब वक्त तब्दीली भी की जा रही है। बहुत अच्छा कानून है, बहुत इससे फ़ायदा पहुंच रहा है और इससे जो मिलावट या कि ग़िज़ाइयत में कमी या कि सेहत को ख़तरा, ये सब चीज़ें कम हो रही हैं। बहुत कारगर तरीके से इस पर अमल किया जा रहा है। तो इसके साथ ही मुझे मुस्तहसन रिज़वी को और अपना मुल्क अपना आइन के पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।